नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी भूगोल पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम आपके लिए क्लास 11th एनसीईआरटी से एपिसोड नंबर 12 के अंतर्गत 23 प्रश्न लेकर आए हैं और आज का जो चैप्टर है वह आधारित है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसको हमने कल भी कवर किया था। 20 प्रश्न हमने कल कवर किए थे। आज हम 23 प्रश्न यहाँ पर कवर करने वाले हैं और यह चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर आज आपका जो शाम वाला क्लास था साइंस का, आज आपका साइंस का क्लास शाम को नहीं आएगा और जो है आपका पॉलिटी का क्लास आएगा। पॉलिटी का क्लास जैसे भी अवेलेबल होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। अगर जल्दी अब तैयार हो जाता तो हम आपको 8 बजे तक अपलोड कर देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो पॉलिटी की क्लास है आज संभावना है कि आपको 8 बजे तक हम आपको अपलोड कर देंगे। साइंस की क्लास आज नहीं होगी। और साइंस में बात करें तो आपका 1-2 चैप्टर और बचा है क्लास 10th एनसीईआरटी से। देन उसके बाद ईबीएस के चैप्टर्स बचते हैं। तो ईबीएस के जो चैप्टर्स हैं इन्वायरमेंट के, वो केवल पीआरटी के लिए हैं, जिनको हम अगले हफ्ते स्टार्ट करेंगे। 1 हफ्ते का समय रहेगा। 1 हफ्ते में आपका इन्वायरमेंट के सारे प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे। अगले हफ्ते हम इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है पीआरटी का वो स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पार्ट 2। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न, और यह जो प्रश्न हमने लिया है ये आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, वहीं से हमने यह प्रश्न आपके लिए लिया है। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक्स इज वेरी सेवियर एंड डिजास्ट्रस। ऑप्शन ए आपके सामने है ज्वालामुखीय भूकंप, वॉल्केनिक अर्थक्वेक। ऑप्शन बी है भ्रंशमूलक भूकंप, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ऑप्शन सी है प्लूटोनिक भूकंप, प्लूटोनिक अर्थक्वेक। क्या आंसर होगा 21वें नंबर प्रश्न का? और आप सभी अभ्यर्थी आंसर कमेंट करते हुए 21 नंबर जरूर लिखा करिए। 21 का ABC जो भी आपको लगे आप कमेंट कर दीजिए। इस तरीके से कुछ अभ्यर्थी केवल ABC लिखते हैं, इसके वजह से कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आप किसी टाइम पे कमेंट कर रहे होते हैं तो इस वजह से कन्फ्यूजन होता है कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग सही करिए अपने तरफ से सभी अभ्यर्थी, और संख्या जरूर डालिए जब भी आप आंसर मार्क कीजिए। तो कौन सा भूकंप यहाँ पर सबसे गंभीर और विध्वंसकारी होता है? तो राइट आंसर है भ्रंशमूलक भूकंप, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। भ्रंशमूलक भूकंप की बात करें, टेक्टोनिक अर्थक्वेक की बात करें तो ये सबसे खतरनाक होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसी भूकंप के वजह से होता है। जान माल की हानि से लेकर इमारतें वगैरह तक भी इस भूकंप के अंतर्गत ढह जाती हैं। प्लूटोनिक भूकंप यहाँ पर आप एक देखते हैं। प्लूटोनिक भूकंप कैसा भूकंप होता है? तो प्लूटोनिक भूकंप ऐसा भूकंप होता है जिसकी उत्पत्ति जो है पृथ्वी की आंतरिक परतों में अधिक गहराई में होती है। अब होता क्या है कि अधिक गहराई में उत्पत्ति होने के कारण इस भूकंप का जो असर है धरातल पर पहुँचते पहुँचते बहुत कम हो जाते हैं, और यह जो है नुकसान उतना ज़्यादा नहीं कर पाती है, या यूँ कहे तो सबसे कम नुकसान करती है प्लूटोनिक भूकंप। तो प्लूटोनिक भूकंप सबसे गहराई से आने वाले भूकंपों में से एक होती है। धरातल तक पहुँचते पहुँचते इसका असर बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए ये नुकसान तो नहीं पहुँचा सकती है। ज्वालामुखीय भूकंप जो होते हैं, वोल्केनिक अर्थक्वेक होते हैं, ये ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में आते हैं जहाँ पर ज्वालामुखी की घटना हुई होती है, और ये भी एक हिसाब से विध्वंसकारी उस स्तर पर नहीं होते हैं। और सबसे विध्वंसकारी होता है भ्रंशमूलक भूकंप, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। इसी की वजह से जान माल से लेकर इमारत, बिल्डिंग वगैरह से लेकर सब कुछ ढह सकता है, भूकंप के तीव्रता के ऊपर है। तो भ्रंशमूलक भूकंप यहाँ पर सबसे खतरनाक, सबसे विध्वंसकारी होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है? यह प्रश्न आपका टीआरई 3 री एग्ज़ाम से लिया गया है। एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं दिया गया है, और यह जो है प्रश्न एक हिसाब से इनडायरेक्ट प्रश्न आपका लिया गया है एनसीईआरटी से। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से लिया गया है। प्रत्यक्ष रूप से आपको एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं मिलेगा। तो ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या होता है? गीजर होता है, क्रेटर होता है, धुआरे जिसको वातिमुख बोलते हैं, इंग्लिश में फ्यूमारोल्स बोलते हैं। तो क्या आंसर होगा? तो ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक जो होता है वो होता है धुआरे या वातिमुख या फ्यूमारोल्स। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, धुआरे या वातिमुख। अब होता क्या है कि जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, जब ज्वालामुखी क्रिया कहीं पर होती है किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया होने के पश्चात क्या होता है कि कुछ जो है छिद्र होते हैं आसपास के क्षेत्र में। ज्वालामुखी क्रिया जहाँ पर हुई होती है
जहाँ पर उद्गार हुआ होता है तो आसपास के क्षेत्र में कुछ छिद्र ऐसे होते हैं जहाँ से धुएं और गैस बाहर निकलते हैं, जहाँ से धुएं और गैस बाहर निकलते हैं। और ये जो छिद्र होते हैं जिनसे धुएं और गैस बाहर निकलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं धुआरे या वातिमुख या फ्यूमारोल्स। और अगर हम बात करें फ्यूमारोल्स या धुआरे का, तो यह क्या भारत में पाया जाता है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, भारत में धुआरे या वातिमुख पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो बैरन आइलैंड आपने नाम सुना होगा। बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है, जो कि भारतीय प्रायद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, धुआरे के लिए जाना जाता है। अप्रैल 2024 में रिसर्च हुआ था, अप्रैल 2024 में रिसर्च हुआ था कि बैरन आइलैंड पे जो है फ्यूमारोल्स देखे गए हैं। और उसके बाद यह जो है एक हिसाब से करंट अफेयर्स का प्रश्न था और एग्जामिनर ने आपको यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन से जोड़कर दिया था। तो ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या होता है? राइट आंसर है धुआरे वातिमुख। तो याद रखिएगा। और ये क्या होते हैं? तो ये छिद्र होते हैं जहाँ पर ज्वालामुखी घटना जिस स्थान पर हुई होती है उसके आसपास के क्षेत्रों में छिद्र होते हैं, जिन छिद्रों से धुएं और गैस वगैरह बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? अब ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित कौन सी स्थलाकृति यहाँ पर नहीं है, नहीं पूछा है। क्रेटर्स, कैल्डेरा, गीजर और साथ में फ्योर्ड। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो आप जो है यहाँ पर बताइए कमेंट करके। 23 नंबर प्रश्न की बात करें तो कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? क्रेटर की बात करें तो क्रेटर का निर्माण होता है जब कभी भी ज्वालामुखी होता है, उद्गार होता है, तो जो सबसे ऊपर ये पोर्शन जो है कुएं की तरह जो पोर्शन बनता है उसी को हम बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं। कई बार एक जो क्रेटर होता है बहुत बड़ा हो जाता है, कई बार ये जो क्रेटर होता है बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। जब बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है तो उसको हम कैल्डेरा बोलते हैं। फिर इसके बाद जो है गीज़र है, गीज़र भी ज्वालामुखी क्रिया से रिलेटेड होता है। और फिजॉर्ड की बात करें यहाँ पर तो जो फिजॉर्ड या फ्योर्ड होता है ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं होता। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फिजॉर्ड। और फिजॉर्ड की अगर हम बात करें तो नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश में जो है ये समुद्र के किनारे ऐसे पहाड़ होते हैं जिनका जो ढाल होता है बहुत ही तीव्र होता है। मतलब इस प्रकार से ढाल होते हैं, इस प्रकार से पहाड़ों के ढाल होते हैं, कई किलोमीटर लंबे तक के आपको नॉर्वे में देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो पहाड़ होते हैं इन्हीं को हम फिजॉर्ड स्थलाकृति बोलते हैं। नॉर्वे में ये पाया जाता है। ज्वालामुखी क्रिया से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पाई जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी बेसाल्टिक प्रभाव क्रेटर झील निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बेसाल्टिक इम्पैक्ट क्रेटर लेक फाउंड इन इंडिया? या दूसरे शब्दों में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से भारत में पाई जाने वाली क्रेटर झील कौन सी है? तो क्रेटर झील यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो लोकटक झील मणिपुर में, पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, लोनार झील महाराष्ट्र। आप आराम से एलिमिनेट करेंगे, प्रश्न तक पहुंच जाएंगे। तो एलिमिनेट करेंगे तो आप देखेंगे लोकटक झील का जो है संबंध तो कहीं से भी जो है इससे नहीं है, बसाल्टिक प्रभाव क्रेटर झील से नहीं है, पुलिकट झील का भी नहीं है। राइट आंसर आपका है लोनार झील महाराष्ट्र। तो राइट आंसर लोनार झील महाराष्ट्र है। आंसर सी हो जाएगा इस प्रश्न का। और ऐसा माना जाता है कि जो है बहुत बड़ा उल्का पिंड इस क्षेत्र में गिरा था, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और बहुत बड़ा गड्ढा होने के कारण जो है ये बसाल्टिक प्रभाव क्रेटर झील का निर्माण हुआ। वर्ल्ड लार्जेस्ट बसाल्टिक इम्पैक्ट क्रेटर लेक ये बना। महाराष्ट्र में लोनार झील के नाम से ये फेमस है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के फटने और धंसने पर बनने वाले बड़े देग जैसे खोखले को क्या कहते हैं? What is the term used for large cauldron like hollow form when a volcano erupts and collapses? तो जब कभी भी ज्वालामुखी बनता है, ज्वालामुखी बनने पर जो है ज्वालामुखी फटता है, बाहर आता है, फिर धंस जाता है, धंस के बड़ा गड्ढा बना लेता है। तो जो बड़ा गड्ढा बनता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कैल्डेरा कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका कैल्डेरा हो जाएगा। इसको हम ज्वालामुखी कुंड कहते हैं हिंदी में। कुंड बहुत बड़ा होता है तो ज्वालामुखी कुंड भी इसको हम हिंदी में कहते हैं कैल्डेरा को। और ये ज्वालामुखी के फटने और धंसने पर बनने वाला जो है बड़ा गड्ढा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और कुछ अभ्यर्थियों का जैसे मतलब रहता है कि आवाज़ में कुछ अभ्यर्थियों को साउंड में
प्रॉब्लम लगता है कि साउंड की जो क्वालिटी है या आवाज़ कह लीजिए कम आ रही है, तो ऐसे कैंडिडेट से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है ईयरफोन्स का यूज़ कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें साउंड का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है, इस वजह से भी दिक्कत हो सकता है। और या भी में भी हो सकता है कि आपके साउंड में मोबाइल में उतना साउंड नहीं आ रहा हो, तो आप लोग ईयरफोन्स लगा कर आप क्लास कर लिया करिए, जिससे आपको आवाज़ क्लियर कट सुनाई दे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के भूकंप पृथ्वी के भूपर्पटी के अंदर गहराई में उत्पन्न होते हैं जिनसे नुकसान पहुंचने की संभावना कम होती है? तो किस प्रकार के भूकंप पृथ्वी के भूपर्पटी के अंदर गहराई में उत्पन्न होते हैं? भ्रंशमूलक भूकंप, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, प्लूटोनिक भूकंप और नियात भूकंप, इंड्यूस अर्थक्वेक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो है पृथ्वी के भूपर्पटी में अधिक, यहाँ पे कर लीजिएगा, अधिक गहराई में तुलना में अधिक गहराई में उत्पन्न होते हैं। तो तुलना में अगर हम देखेंगे तो अधिक गहराई में प्लूटोनिक भूकंप उत्पन्न होते हैं, और ये धरातल पर आते आते इनका जो प्रभाव होता है तो कम हो जाता है, जिसके वजह से नुकसान पहुंचने की संभावना प्लूटोनिक भूकंप से ये कम होती है। प्लूटोनिक भूकंप को हम डीप फोकस अर्थक्वेक भी कहते हैं, डीप फोकस अर्थक्वेक भी कहते हैं, यानी जिनका फोकस जो है काफ़ी गहराई में है, जहाँ पे फोकस का मतलब जिनका उद्गम बिंदु काफ़ी गहराई में है, तो डीप फोकस अर्थक्वेक बोलते हैं प्लूटोनिक अर्थक्वेक को। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तीव्रता की मापनी है, अथवा निम्नलिखित में से किससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता की मापनी क्या है, या भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ब्यूफोर्ट स्केल से, रिक्टर स्केल से, मर्कली स्केल से, एक से अधिक? क्या आंसर होगा? तो भूकंप की तीव्रता जब भी आपसे पूछेगा, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक जब भी आपसे पूछेगा भूकंप की तीव्रता, तब आपको राइट आंसर लगाना है रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मापता है, मेज़र करता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगले प्रश्न पर जाने से पहले हम रिक्टर स्केल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भूकंपीय तीव्रता क्या होता है जिसको मापता है रिक्टर स्केल? तो ये भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित होता है। तो भूकंप के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसकी तीव्रता कितनी है, कितना तगड़ा ऊर्जा निकल कर आया है, उसकी तीव्रता जो होती है वो बताता है रिक्टर स्केल। और इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता किससे किस तक हो सकती है? तो 0 से लेकर 10 के बीच में हो सकती है। तो 0 से लेकर 10 के बीच में भूकंपीय तीव्रता को बताता है रिक्टर स्केल, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किससे भूकंप के आघात की तीव्रता या गहनता को मापा जाता है? बीपीएससी टीआरई में पूछा गया सवाल है यह सवाल। तो ऑप्शन आपके सामने है कि किससे भूकंप के आघात की तीव्रता, यानी भूकंप का आघात कैसा है उसकी तीव्रता या भूकंप के आघात की गहनता को मापा जाता है, रिक्टर स्केल से, सीकेंट स्केल से या मर्कली स्केल से? तो भूकंप के आघात की तीव्रता या गहनता अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा राइट आंसर आपका मर्कली स्केल हो जाएगा। मर्कली स्केल का काम होता है भूकंप के आघात की तीव्रता या गहनता को मापना, और यह जो है झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित किया जाता है कि जो है गहनता कितनी होगी भूकंप की। तो इसको निर्धारित किया जाता है जो झटके आते हैं उनसे जो प्रत्यक्ष हानि होती है उनके द्वारा। और बात करें मर्कली स्केल की, तो मर्कली स्केल से जो भूकंप की गहनता मापी जाती है वो 1 से लेकर 12 के बीच में मापी जाती है। तो यहाँ पर गहनता है, और रिक्टर स्केल के केस में तीव्रता मापी जाती है, यहाँ पर गहनता मापी जाती है। किसकी गहनता? भूकंप के आघात की गहनता, भूकंप के आघात की तीव्रता या भूकंप के आघात की गहनता। तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका मर्कली स्केल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, सुनामी के बारे में निम्नलिखित सही कथनों पर विचार करें। सही कथन आपको देखने हैं। ऑप्शन ए है, सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी लहरों की उत्पत्ति भूकंपीय तरंगों से होती है। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाह, लहरें, हार्बर, वेव्स। तो सुनामी के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं? तो सुनामी का प्रभाव तभी पड़ता है जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्थल में हो, यानी समुद्र में हो, और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो, तभी सुनामी का प्रभाव फील होता है, सुनामी का प्रभाव पड़ता है। बात ये बिल्कुल सही है।
सुनामी लहरों की जो उत्पत्ति होती है वो भूकंपीय तरंगों से होती है। एक प्रकार से जो भूकंप होता है, भूकंप समुद्र में जब आता है तो उससे जो तरंगे निकलती हैं भूकंपीय तरंगे, उन्हीं के वजह से सुनामी लहरों की उत्पत्ति होती है। तो ये भी बात सही है। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाह की लहरें, हार्बर वेव्स। तो तीनों विकल्प यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 में 1 से अधिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाद्वीपीय भूपर्पटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित होता है? तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में आपको बताना है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दो प्रकार के क्रस्ट पाए जाते हैं। एक होता है महाद्वीपीय भूपर्पटी जिसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, दूसरा होता है महासागरीय भूपर्पटी, महासागरीय भूपर्पटी जिसको हम ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट महाद्वीपीय भूपर्पटी के बारे में पूछा गया है और ये किस प्रकार के चट्टानों से मिलकर बनते हैं। तो महाद्वीपीय भूपर्पटी जो बनती है ये ग्रेनाइट चट्टानों से बनती है और राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ग्रेनाइट। महाद्वीपीय भूपर्पटी की बात करें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो इसकी मोटाई कितनी होती है? 30 किलोमीटर मोटाई होती है। महासागरीय भूपर्पटी की तुलना में ज़्यादा होती है। महासागरीय भूपर्पटी की जो मोटाई होती है 5 किलोमीटर तक ही होती है। महाद्वीपीय भूपर्पटी की जो मोटाई होती है 30 से 35 किलोमीटर तक होती है। महासागरीय भूपर्पटी की बात करें, यहाँ हमने देखा कि महाद्वीपीय भूपर्पटी किससे बनी है? महाद्वीपीय भूपर्पटी ग्रेनाइट से बनी है। वहीं महासागरीय भूपर्पटी अगर आपसे पूछेगा तो आंसर आपका बसाल्ट हो जाएगा। तो महासागरीय भूपर्पटी या ओशियनिक क्रस्ट जो है किससे बना है? तो ओशियनिक क्रस्ट बना है बेसाल्ट से। ओशियनिक क्रस्ट किससे बना है? बेसाल्ट से बना है, बसाल्ट चट्टानों से बना है। और महाद्वीपीय भूपर्पटी किससे बना है? ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है महासागरीय भूपर्पटी मुख्य रूप से किससे बनी होती है? यहाँ पर आपको बताना है कि महासागरीय भूपर्पटी जो होती है वो किससे बनी होती है। सियाल से बनी होती है, सीमा से बनी होती है या निफे से बनी होती है। तो महासागरीय भूपर्पटी की बात करें तो जो क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 चीज़ें याद रख लीजिए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट का पार्ट जो होता है वो सियाल से संबंधित होता है, मेंटल का पार्ट सीमा से होता है और कोर का जो पार्ट होता है वो निफे से होता है। महासागरीय भूपर्पटी की बात करें तो यह जो है सीमा से बना होता है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है महासागरीय भूपर्पटी। सियाल से क्या बनता है? तो सियाल से बनता है महाद्वीपीय भूपर्पटी। महाद्वीपीय भूपर्पटी बनता है सियाल से। और सीमा से क्या बनता है? महासागरीय भूपर्पटी। समुद्र, महासागर की कोई सीमा नहीं होती, इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो महासागरीय भूपर्पटी मुख्य रूप से सीमा से, सिलिका और मैग्नीशियम से। महाद्वीपीय भूपर्पटी सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका महो असंतात्य, महो डिस्कंटिन्यूटी किसके बीच में पाया जाता है? भूपर्पटी और मेंटल के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड के बीच में। तो महो असंतात्य होता क्या है? तो आपने पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में पढ़ा होगा, पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में पढ़ा होगा कि ये क्रस्ट है, ये मेंटल है बीच में, और सबसे नीचे क्या होता है? कोर होता है, जिसको हम क्रोड बोलते हैं हिंदी में। तो भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो महो असंतात्य होता क्या? असंतात्य या डिसकंटिन्यूटी होता क्या है? तो ये एक सीमा होती है। जैसे यहाँ पर क्रस्ट और मेंटल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्रस्ट और मेंटल यानी कि भूपर्पटी और मेंटल के बीच में जो सीमा बनती है, जिससे क्रस्ट और मेंटल एक दूसरे से अलग होते हैं, भूपर्पटी और मेंटल एक दूसरे से अलग होते हैं। इसी सीमा को एक नाम दिया गया है और वह नाम क्या दिया गया है इसी सीमा को? तो इस बाउंड्री को हम बोलते हैं महो असंतात्य, महो असंतात्य या महो डिसकंटिन्यूटी। तो महो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में पाया जाएगा? ऊपर क्रस्ट है, नीचे मेंटल, यानी भूपर्पटी, क्रस्ट माने भूपर्पटी और मेंटल के बीच में पाया जाता है। तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, भूपर्पटी और मेंटल के बीच में। अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग असंतात्य किसके बीच में पाया जाता है? तो गुटेनबर्ग असंतात्य आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। ऑप्शन है भूपर्पटी और मेंटल के बीच में,
निचला मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच में, आंतरिक और बाह्य क्रोड के बीच में। तो गुटेनबर्ग असंतात्य की अगर हम बात करें तो फिर से हम पृथ्वी के आंतरिक परतों को देखते हैं। तो आंतरिक परतों में क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो मेंटल को कोर से अलग जो करता है, मेंटल को कोर से जो अलग करता है, ये जो सीमा होती है, इसी सीमा को हम गुटेनबर्ग असंतात्य बोलते हैं। अब देखिए ये जो सीमा है वो क्या करेगी, मेंटल का जो निचला पार्ट है, यानी ये मेंटल का जो निचला पार्ट है उसको अलग करेगी, किससे, कोर के बाह्य वाले पार्ट से। कोर के बाहर, ये कोर का आंतरिक पार्ट है और इधर आप जो देख रहे हैं ये कोर का बाह्य पार्ट है, आउटर पार्ट है। तो ये आउटर कोर बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को इनर कोर बोलते हैं, आंतरिक कोर बोलते हैं। तो इनर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर आपको समझना है कि मेंटल और कोर, तो मेंटल और कोर को अलग करता है गुटेनबर्ग असंतात्य, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और मेंटल का निचला पार्ट हो जाएगा और कोर का ऊपर वाला पार्ट, यानी कि बाह्य क्रोड जिसको बोलते हैं। तो निचला मेंटल और बाह्य क्रोड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेहमन डिसकंटिन्यूटी, इसके अलावा आपको याद रखना है लेहमन डिसकंटिन्यूटी या लेहमन असंतात्य क्या होता है। तो लेहमन डिसकंटिन्यूटी जो होता है ये होता है आउटर कोर को इनर कोर से अलग करता है। आंतरिक कोर को बाहरी कोर से जो अलग करता है उसी को हम बोलते हैं। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, कोर में भी ये पूरा कोर वाला पार्ट है, कोर में भी दो पार्ट हो जाते हैं। ये इसको हम बोलते हैं आउटर कोर, यानी कि बाह्य कोर बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं आंतरिक कोर, आंतरिक क्रोड। और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को कौन अलग करता है, तो लेहमन असंतात्य। तो लेहमन डिसकंटिन्यूटी बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से अलग करती है। तो ये तीन सीमाएं आपको याद रखनी है। और कुछ साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने दिया था, पता लगाया था, उन्हीं के सम्मान में जो ये नाम रखे गए हैं। उम्मीद करते कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत क्या है। तो कुल मिलाकर आपसे पूछा जा रहा है कि जो मैग्मा निकल कर आता है, मैग्मा का मुख्य स्रोत क्या है। चाहे आपसे मैग्मा का मुख्य स्रोत पूछेगा, चाहे आपसे जो है ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा जो धरातल पर पहुंचता है, बाहर आता है, पृथ्वी की आंतरिक परतों से जो बाहर आता है, इसका मुख्य स्रोत पूछ रहा है। दुर्बलता मंडल जिसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, इसमें पाया जाता है क्या, स्थल मंडल लिथोस्फीयर में पाया जाता है, या आंतरिक क्रोड इनर कोर में पाया जाता है ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाला लावा। तो लावा या मैग्मा की बात करें तो लावा या मैग्मा जो पाया जाता है, ये कल भी हमने देखा था, दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर में पाया जाता है। तो लावा या मैग्मा आपसे पूछेगा तो लावा या मैग्मा का जो मुख्य स्रोत क्या है, दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंटल मुख्य रूप से निर्मित है। तो मेंटल यहाँ पर आपको बताना है किससे निर्मित है। तो मेंटल में आप यहाँ पर देखेंगे तो क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट जो है भूपर्पटी किससे निर्मित है, सिलिका और एल्युमिनियम से। निकल और फेरम से क्या बना है, निफेस किस परत को बोलते हैं, तो कोर वाले परत को, यानी क्रोड वाले परत को। भूपर्पटी सिलिका और एल्युमिनियम हो गया, मेंटल बचता है सिलिका और मैग्नीशियम। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा एम फॉर मेंटल, एम फॉर मैग्नीशियम, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सिलिका और मैग्नीशियम से मुख्य रूप से निर्मित होता है मेंटल। राइट आंसर बी हो जाएगा। मेंटल की अगर हम बात करें तो मेंटल भूगर्भ में, यानी पृथ्वी की आंतरिक परतों में परपटी के नीचे का भाग होता है। परपटी या भूपर्पटी जिसको क्रस्ट बोलते हैं, तो मेंटल जो है क्रस्ट के नीचे का भाग होता है, ये आपको क्लियर है। महो असंतात्य से प्रारंभ होता है। महो असंतात्य मतलब जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, तो उसी सीमा से महो असंतात्य से स्टार्ट होता है मेंटल, और 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेंटल जो है कितने किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है, मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है उसी को हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, जिसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आका गया। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसी को दुर्बलता मंडल कहते हैं, और वही स्रोत होता है मैग्मा का या लावा का। क्रोड व मेंटल की जो सीमा होती है
2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। तो आपसे पूछ सकता है कि क्रोड और मेंटल की सीमा कितने किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। तो कुल मिलाकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल जाता है, फिर क्रोड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि क्रोड और मेंटल के बीच में 2900 किलोमीटर की गहराई पर जो है एक सीमा बनी हुई है। 2900 किलोमीटर तक मेंटल पाया जाएगा, फिर उसके बाद जो है क्रोड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका है, आंतरिक क्रोड जो इनर कोर होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है। तो आंतरिक कोर की यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑप्शन आपके सामने है। आंतरिक कोर की बात करें या जो है ये बाह्य कोर है आपका, और ये आंतरिक कोर है, इनर कोर और आउटर कोर। तो इनर कोर आपसे पूछा जा रहा है, तो हमेशा याद यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो कोर का जो बाहरी वाला हिस्सा है, कोर का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, कोर का जो बाह्य वाला हिस्सा है, ये जो है कैसी अवस्था में है। तो बाह्य वाला हिस्सा है तरल या मोल्टन अवस्था में। और वहीं पे बात करें आंतरिक वाले पार्ट का, तो आंतरिक कोर जो है ये आपका ठोस अवस्था में स्थित है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि आंतरिक क्रोड जो है किस अवस्था में पाया जाता है। तो आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा नीचे जाने पे तब तापमान बढ़ेगा तो लिक्विड में होगा, तरल में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ और भी परिस्थितियाँ नीचे हैं। तो इसलिए जो है ठोस के रूप में ये पाया जाता है आंतरिक क्रोड। और वहीं बाह्य क्रोड की बात करें, आउटर कोर की बात करें, तो बाह्य क्रोड जो है ये तरल या मोल्टन स्टेट में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परतों में निम्नलिखित में से किस परत का जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है। अब आपको बताना है कि घनत्व जो है सर्वाधिक किसका होता है। आपने सिंपल में भी पढ़ा होगा कि जब भी पृथ्वी की आंतरिक परतों में हम नीचे जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है नीचे जाने पर। तो क्रस्ट पहले आएगा, तो क्रस्ट की डेंसिटी कम होगी, फिर मेंटल आएगा, क्रस्ट से ज़्यादा डेंसिटी मेंटल की होगी, फिर अंत में कोर आएगा, तो कोर की जो डेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर में सबसे ज़्यादा जो घनत्व होगा, डेंसिटी होगा, वो कोर का होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी के केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व लगभग कितना है। तो पृथ्वी के केंद्र में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, और दूसरे शब्दों में आपसे पूछा जा सकता है कि कोर ऑफ द अर्थ में डेंसिटी कितनी है। तो डेंसिटी ऑफ द कोर ऑफ अर्थ पूछे, या फिर पृथ्वी के केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व लगभग कितना है, तो ये है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाली सबसे प्रचुर गैस कौन सी है। यहाँ पर आपको बताना है कि जब ज्वालामुखी की घटना होती है तो बहुत सारी गैसें निकलती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जलवाष्प निकलता है, इसके अलावा अन्य गैसें भी निकलती हैं। तो कौन सी गैस जो है सबसे प्रचुर गैस होती है, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलती है। तो अगर बात करें, अगर 100% मान लीजिए 100% गैसें निकलती हैं ज्वालामुखी के उद्गार के समय, तो 100% में से 60% केवल और केवल 60% केवल जलवाष्प ही रहता है। तो जलवाष्प या वाटर वेपर एक गैस है। तो जलवाष्प या वाटर वेपर सबसे प्रचुर गैस होती है जो ज्वालामुखी से निकलती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जलवाष्प हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलता है। जलवाष्प वह गैस होता है जो लगातार ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में देखी जाती है। लगभग 60% के आसपास इसका जो है कह सकते हैं इमिशन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सील्ड ज्वालामुखी, कवच ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो सील्ड ज्वालामुखी या हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोले तो कवच ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो आपको सील्ड वॉल्केनो का यहाँ पे आपको बताना है। जापान में माउंट फूजी, हवाई द्वीप में मौना लोआ, इक्वाडोर में माउंट कोटोपैक्सी। तो कौन से जो है सील्ड ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो सील्ड ज्वालामुखी का जो उदाहरण है एनसीईआरटी में दिया गया है हवाई द्वीप, वहाँ पर मौना लोआ नहीं दिया है, ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, लेकिन एनसीईआरटी में आपका दिया गया कि जो है सबसे अच्छे जो सील्ड ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो हवाई द्वीप में पाए जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर विकल्प भी दे दिया साथ में। तो हवाई द्वीप में मौना लोआ माउंटेन है, मौना लोआ पर्वत है, और यह जो है सील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है। सील्ड ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सील्ड ज्वालामुखी होता क्या है। तो सील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होता है जो तरल लावे के ठंडे होने से बनते हैं। तो तरल लावा जो होता है, यानी जो मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है, मैग्मा ठंडा होता है, लावा ठंडा होता है। लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है,
और यह लावा उद्गार के समय जो सील्ड ज्वालामुखी होता है इसका जो लावा होता है ये बहुत तरल होता है उद्गार के समय, इसलिए इन ज्वालामुखियों का जो ढाल होता है वो तीव्र नहीं होता। तीव्र का मतलब है कि कुछ इस प्रकार से नहीं होता है, कुछ इस प्रकार से नहीं होता है, इस प्रकार से नहीं होता है, मतलब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से होता है। इसको हम बोलते हैं कि ढाल तीव्र नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो ढाल तीव्र है, यहाँ पर ढाल तीव्र नहीं है। तो इस प्रकार का ये दिखता है सील्ड ज्वालामुखी। तो सील्ड ज्वालामुखियों का जो ढाल होता है वो तीव्र नहीं होता। ज्वालामुखी सामान्यतः कम विस्फोटक होते हैं। जाहिर सी बात है, कम ढाल होगा तो विस्फोट होने की संभावनाएं कम होती हैं। सामान्यतः ये कम विस्फोटक होते हैं। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बना लेता है जिसे हम सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता हुआ देखते हैं। तो सिंडर शंकु किस पर पाया जाता है? तो सील्ड ज्वालामुखी में पाया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी कौन से हैं? एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न आपका है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी कौन है? क्या वो मिश्रित ज्वालामुखी है, मिक्स वोल्केनो है, क्या वो सील्ड ज्वालामुखी है, सील्ड वोल्केनो है, या फिर वो ज्वालामुखी कुंड है जिनको हम कैल्डेरा कहते हैं? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक जो ज्वालामुखी होते हैं उनको हम कैल्डेरा के नाम से जानते हैं, ज्वालामुखी कुंड के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी कुंड या कैल्डेरा प्राप्त कैसे होता है, बनता कैसे होता है? तो कैल्डेरा ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा विस्फोटक होते हैं, इतने ज़्यादा विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय, यानी जब इनमें विस्फोट होता है तो विस्फोट में जो है ज्वालामुखी बाहर आएगा, और ज्वालामुखी बाहर जब आएगा तो बहुत सारा ज्वालामुखी के साथ में मैग्मा भी बाहर आएगा लावा के रूप में, और लावे का जो वजन रहता है तो उसको रोकने के बजाय क्या होता है कि बहुत सारा जो लावा रहता है फिर वो स्ट्रक्चर ही पूरा क्या होता है, ये ऊंचा ढांचा नहीं बना पाते हैं और ये स्वयं नीचे धंस जाते हैं। यानी ढांचा एक नहीं बन पाता ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ धंस जाते हैं, और धंसे हुए विध्वंस गर्त को ही हम ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। और जब धंस जाते हैं तो धंसता चला जाता है और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, और उसी गड्ढे को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी कुंड बोलते हैं, कैल्डेरा बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी माने जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी याद रखिएगा, ज्वालामुखी कुंड या कैल्डेरा को हम कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डेक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया गया प्रश्न है। तो डेक्कन ट्रैप की जो सेल समूह है वो किस प्रकार के ज्वालामुखी से बनी है? सील्ड ज्वालामुखी से बनी है क्या, ज्वालामुखी कुंड या कैल्डेरा से बनी है, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र से बनी है? तो डेक्कन ट्रैप की अगर हम बात करें तो डेक्कन ट्रैप जो है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र से बना हुआ ज्वालामुखी है। तो किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र से जो ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र के बनने से डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। सील्ड ज्वालामुखी और ज्वालामुखी कुंड या कैल्डेरा, यहाँ पर आंसर नहीं होगा। तो डेक्कन ट्रैप से रिलेटेड ये फैक्ट याद रखिएगा कि बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र के निर्माण की वजह से बने हैं। प्रवाह क्षेत्र का मतलब यही है कि जो मैग्मा है इतना तरल होता है कि कई किलोमीटर तक, कई सौ किलोमीटर तक या कई हज़ार किलोमीटर तक मैग्मा फैल जाएगा। जैसे नदी बहती है वैसे ही मैग्मा बहेगा और बहते बहते जो है फिर लेयर बना लेगा, फिर कुछ उस पर जो है समय के साथ में परिवर्तन होगा। और यहाँ पर भारत की बात करें तो जो डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है कुछ इसी तरीके से निर्माण हुआ है। तो ये प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत का डेक्कन ट्रैप बात करें तो भारत का जो डेक्कन ट्रैप है ये जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग स्थित है, बृहत बेसाल्ट लावा क्षेत्र का ये पॉइंट है। तो बृहत बेसाल्ट लावा क्षेत्र का क्षेत्र है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस के नाम से हम जानते हैं। ऐसे ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह जाता है। तो ये जो ज्वालामुखी होते हैं ये क्या करते हैं, जो इनका लावा होता है अत्यधिक तरल होता है। तरल ज़्यादा होने की वजह से जो है गाढ़े उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, जब कम गाढ़े होते हैं तो बहुत दूरी तक ये ट्रेवल कर जाते हैं और फिर समय के साथ में स्थापित हो जाते हैं। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस का निर्माण करते हैं, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का निर्माण करते हैं। भारत में ऐसे ही बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का निर्माण हुआ जिसको हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्वेधी ज्वालामुखी स्थलाकृति इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स नहीं है?
अब यहाँ पर आपको एलिमिनेट करना है। अगर आप एलिमिनेट कर ले जाते तो आप आराम से प्रश्न तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अंतर्वेदी ज्वालामुखी स्थलाकृति यानी इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अंतर्वेदी ज्वालामुखी स्थलाकृति का मतलब होता है कि पृथ्वी के जो आंतरिक परत है, पृथ्वी के आंतरिक परत में मैग्मा के ठंडा होने से कई सारी आकृतियां जो बनती हैं पृथ्वी की आंतरिक परतों में ही, उनको हम बोलते हैं इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, अंतर्वेदी ज्वालामुखी स्थलाकृतियां। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आप आराम से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो आप अभी हमने पढ़ा है कैल्डेरा क्या होता है, ज्वालामुखी कुंड क्या होता है, ये सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी होता है। तो सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी ये सतह से बाहर आके होता है, सतह के अंदर तो होता नहीं है, सतह से बाहर आता है, बाहर निकलता है, तो ये बाहर का है। तो कुल मिलाकर ये आपका आंसर हो नहीं सकता। तो यही आपका यहाँ पर पूछा ही गया कि अंतर्वेदी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है। यही होता है एलिमिनेशन टेक्निक, जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। तो एलिमिनेशन टेक्निक का प्रयोग आप जरूर कीजिए, प्रश्नों को सॉल्व करते समय आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैल्डेरा यहाँ पर जो है इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स नहीं है। बैथोलिथ, लेकोलिथ और फैकोलिथ नाम में ही है, लिथ वर्ड आया है, और ये इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स होते हैं जो धरातल के नीचे जो है बात करें पृथ्वी की आंतरिक परतों में मैग्मा के ठंडा होने से बनते हैं। तो लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैल को हम दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। तो जो लावा होता है उसके ठंडा होने का स्थान, यानी जो अंदर ठंडा हो रहा है, पृथ्वी के आंतरिक परतों में ठंडा हो रहा है या पृथ्वी के धरातल पर ठंडा हो रहा है, उसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं आग्नेय शैल का। ज्वालामुखी शैल होता है आग्नेय शैल। तो ज्वालामुखी शैल किसको बोलते हैं, जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है, तो यानी जब सतह पर आ जाता है फिर ठंडा होता है, उसको हम ज्वालामुखी शैल बोलते हैं। पातालीय शैल क्या होता है, प्लूटोनिक रॉक्स क्या होता है, तो पातालीय शैल होता है कि पाताल लोक में, यानी कि जो है पृथ्वी की आंतरिक परतों में जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है और उससे कुछ जो है आकृतियों का निर्माण करता है समय के साथ में, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है और कई आकृतियां बना लेता है, जिन्हें हम अंतर्वेदी आकृतियां, इंट्रूसिव फॉर्म्स कहते हैं। उदाहरण है बैथोलिथ और लेकोलिथ। बैथोलिथ और लेकोलिथ का उदाहरण आप कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी गुंबदनुमा पहाड़ियां हैं, जो कि बैथोलिथ और लेकोलिथ का उदाहरण है। तो बैथोलिथ और लेकोलिथ का भारत में उदाहरण भी मौजूद है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी गुंबदनुमा पहाड़ियां हैं। एक बार इसको आप गूगल जरूर कर लीजिएगा। और आज के डेट में ये दिख भी रहे हैं, आंतरिक परतों में थे लेकिन समय के साथ में ये एक्सपोज हो गए, मतलब कि अब इनको हम देख सकते हैं। तो आप गूगल करके आप इनको देख भी लीजिएगा। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी गुंबदनुमा पहाड़ियाँ, बैथोलिथ और लेकोलिथ। तो आप बैथोलिथ, लेकोलिथ कर्नाटक में चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा लेकोलिथ जो है फैकोलिथ और सिल, तो ये और डाइक, ये कुछ उदाहरण है जो आंतरिक रूप से पाए जाते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में जो PDF वगैरह रहता है आपको टाइमली सेंड कर देते हैं। कई बार क्वेश्चंस को फिर से सही करना पड़ता है, जैसे हमने पॉलिटी का आपको क्लास दिया था लास्ट टाइम, तो पॉलिटी के क्लास में जो कुछ चीज़ें जो है ऊपर नीचे हो गई थी, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में कई बार होता है मिस हो जाता, तो उसको सही करके देना पड़ता है हमको, इस वजह से तुरंत आपको PDF हम नहीं दे पाते। थोड़ा सा आप वेट कर लिया करिए, हम रख के करेंगे क्या, क्योंकि हम इतनी क्लासेस ऑलरेडी लेते हैं, आपका डेली आपका 3-3 क्लास होता है, तो हम PDF रखेंगे तो 2-3 दिन बाद हमें खुद नहीं मिलेगा कि PDF गया का, तो इसीलिए हम पहले ही PDF दे देते हैं कि हमारे तरफ से झंझट खत्म रहे। एक बार ग्रुप में चला जाता है तो वहाँ पर वो सेफ रहता है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, शाम में मिलेंगे 8 बजे, आपको अपडेट कर देंगे। 8 बजे पॉलिटी की MCQ क्लास के साथ में हम आपसे मिलेंगे। आज आपकी साइंस की क्लास नहीं होगी, अगले दिन आपका साइंस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 10th NCERT आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका हम क्लास 9th NCERT और EVS इन्वायरमेंट वाला पोर्शन एक साथ में शुरू करेंगे। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।